अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द 13 लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन सी एस 302। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर का सर्किट। और इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग क्वीन मैकलस्की मेथड, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले इसका हमें एक फंक्शन टेबल शो करवाया हुआ है। इस फंक्शन टेबल के अंदर अगर देखें तो सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स को शो किया हुआ है, मतलब नंबर 1 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, इसी तरीके से अप टू 31 हमारे पास तमाम ऑड प्राइम नंबर्स इसके अंदर शो हो रहे हैं। और जो इसके इनपुट्स हैं वो अगर हम देखें तो 5 इनपुट्स हैं, मतलब 5 बिट का ये सर्किट हमने डिज़ाइन करना है। तो इस सर्किट को चूंकि हमने सॉल्व करना है क्विन मैकलस्की मेथड के थ्रू, तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम जो भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं उसकी ग्रुपिंग क्रिएट कर लेते हैं। और ग्रुपिंग इस तरीके से होगी कि जो भी हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा उसके अंदर नंबर ऑफ 1 बिट 1 होगी। सेकंड ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ 1 बिट्स 2 हो जाएंगी। इस तरीके से 3, 5 और 17 में भी 2 1 आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप में नंबर ऑफ 1 बिट 3 है। फोर्थ ग्रुप में नंबर ऑफ 1 बिट 4 है। और उसके बाद जो फिफ्थ ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ 1 बिट 5 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं। ग्रुपिंग क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो इन ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं और इससे हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये फर्स्ट मिन टर्म है ये कंपेयर की जा सकती है थर्ड मिन टर्म के साथ, क्योंकि दोनों की जो लास्ट वाली बिट है वो 1 है। तो जब न्यू टेबल हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हम 1, 3 ये मिन टर्म लिखेंगे। और इसके अंदर जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे। और बाकी जो बिट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। मतलब 1, 3 इसे हम नेक्स्ट टेबल के अंदर 0, 0, 0 डैश और 1 लिख लेंगे। या हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी देखा था कि इसे हम एक और मेथड से भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि वेरिएबल 2 को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट बिट है इसका वेट 1 है, सेकंड बिट का वेट 2 है, उसके बाद जो थर्ड बिट है उसका वेट 4 है, उससे जो नेक्स्ट बिट है उसका वेट 8 है। और ये जो हमारे पास एम एस पी है इसका वेट 16 है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि इस वेरिएबल को हमने रिमूव किया। या इस तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं कि जो बिट चेंज होगी उस जगह पे हम डैश लगा देंगे। उसके बाद 1 और 5 को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। इसके अंदर अगर देखें तो बिट सी वाली पोजीशन यहाँ पे हमारे पास 0 है और 5 के अंदर इस जगह पे 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल 4 रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद 1 और 17 को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की लास्ट बिट फिर से 1 है। और इसके अंदर जो वेरिएबल हम रिमूव करेंगे वो 16 वाला करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट बिट है उसके अंदर चेंजिंग हो रही है। जब ये हमारा फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन हम करेंगे थर्ड ग्रुप के साथ। सेकंड ग्रुप में जो फर्स्ट टर्म है 3, इसकी लास्ट 2 बिट 1 है। तो उस नेक्स्ट ग्रुप में हम देखें तो 7 मिन टर्म की लास्ट 2 बिट्स 1 है। उसके बाद 11 मिन टर्म जो है इसकी भी लास्ट 2 बिट 1 है। उसके बाद 19 मिन टर्म की भी लास्ट 2 बिट 1 है। तो 3 का इन तीनों के साथ कंपैरिजन हो सकता है। इसी तरीके से हम 5 और 17 का कंपैरिजन करेंगे। जब सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे फोर्थ ग्रुप के साथ। और कंपैरिजन करने का यही तरीका होगा कि फॉर एग्जांपल मिन टर्म 7 देखें तो इसकी लास्ट 3 बिट 1 है। और इस जगह पे मिन टर्म 23 की लास्ट 3 बिट 1 है। तो 7 को हम कंपेयर करेंगे 23 के साथ, और इसमें जो वेरिएबल रिमूव होगा, वेरिएबल ए को हमने रिमूव करना है तो इसका वेट 16 है, तो वेरिएबल 16 हम लिख देंगे कि रिमूव हो गया। उसके बाद ये कंपैरिजन कंप्लीट होने के बाद जो फोर्थ ग्रुप है उसको हम कंपेयर करेंगे फिफ्थ ग्रुप के साथ। और फिर कंपैरिजन करने का सेम तरीका होगा। तो इसी कंपैरिजन को फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं कि एक नेक्स्ट टेबल क्रिएट हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। 1 और 3 आपस में कंपेयर हुए, यहाँ से वेरिएबल 2 रिमूव हुआ, 1 और 5 में से वेरिएबल 4 को रिमूव किया गया। इस तरीके से 1 और 17 में से वेरिएबल 16 को रिमूव किया गया, और उसके बाद आगे मजीद कंपैरिजन हुआ। जब हम इस टेबल पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 ग्रुप मौजूद हैं। इन 2 ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करने का तरीका ये होगा कि फर्स्ट ग्रुप की जो फर्स्ट मिन टर्म लिखी हुई है 1, 3, इसके अंदर वेरिएबल 2 को रिमूव किया गया। तो नेक्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन से ऐसी मिन टर्म है जिसमें वेरिएबल 2 को रिमूव किया गया, तो वो 5 और 7 है। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम 1, 3, 5, 7 लिख देंगे, और इसमें से जो वेरिएबल रिमूव हुआ है वो 2 हुआ है। उसके बाद 1 और 3 को सेकेंड ग्रुप में हम 17 और 19 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी वेरिएबल 2 को रिमूव किया हुआ है। तो 1, 3, 17 और 19 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी वेरिएबल 2 रिमूव है।
अब मजीद 1 और 3 को सेकंड ग्रुप में किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो नेक्स्ट अभी हम 1 और 5 को कंपेयर करेंगे। 1 और 5 में से वेरिएबल 2 रिमूव किया गया है, यहाँ पे 3 और 7 में से वेरिएबल 2 को रिमूव किया गया। तो ये टर्म अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास ये पहले से मौजूद है, इसके अंदर 1, 5, 3 और 7। तो ये कंप्लीट ग्रुप पहले से मौजूद है, जस्ट हम इसमें ये ऐड कर देंगे कि यहाँ से वेरिएबल 4 को भी रिमूव किया गया। तो पहले मैंने 2 लिखा हुआ था, उसके साथ मैंने 4 लिख दिया है कि 1, 3, 5, 7 में से 4 को रिमूव किया गया। इसी तरीके से हम मजीद कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो 1, 5 और किसी के साथ कंपेयर नहीं होता। तो अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे 1 और 17 में। यहाँ पे वेरिएबल 16 को रिमूव किया गया, तो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर 3 और 19 में वेरिएबल 16 को रिमूव किया गया। तो फिर से अगर हम देखें तो 1, 17, 3 और 19 वही टर्म्स दोबारा से रिपीट हो रही हैं, और इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसमें से वेरिएबल 16 को भी रिमूव किया गया। अब हमारे फर्स्ट ग्रुप का कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम अपने सेकंड ग्रुप को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप को हम फोर्थ ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। जो भी टर्म्स यूज होती जाएंगी उनके साथ हम टिक मार्क लगाते जाएंगे, और जो टर्म्स यूज नहीं होंगी उन्हें हम टिक के बगैर छोड़ देंगे। यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट टेबल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वेरिएबल 2 और 4 रिमूव हुए हैं। उसके बाद 1, 3, 17 और 19 में से वेरिएबल 2 और 16 रिमूव हुए हैं। इस तरीके से मिन टर्म 3, 7, 19, 23 में से वेरिएबल 4 और 16 को रिमूव किया गया। अब यहाँ से हमने एक नेक्स्ट टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि मजीद कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो हमने वो वाला टेबल क्रिएट करना है जिसे देख के हम आउटपुट लिखते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तमाम टर्म मौजूद थी वो इसके अंदर आ जाएंगी 1, 3, 5, 7 और इस तरीके अप टू 31। और साइड पे हम एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हमने मिन टर्म्स लिखनी है, और ये मिन टर्म्स हम यहाँ से देख के लिखेंगे। जो हमारी मिन टर्म्स यूज नहीं हुई वो हम उस टेबल में मेंशन कर देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मिन टर्म 3, 11 इस्तेमाल नहीं हुई, 5, 13 यूज नहीं हुई, इसी तरीके से 13, 29, 23, 31 और 29, 31 ये वाली मिन टर्म्स हमारी यूज नहीं हुई। तो इनको हम अपने नेक्स्ट टेबल में लिख लेंगे, और लिखने का तरीका ये होगा कि 3 और 11 में से वेरिएबल 8 को हमने रिमूव किया है। वेरिएबल 8 को रिमूव करने का मतलब ये है कि इसमें से हमने बी वेरिएबल को रिमूव कर दिया, तो बाकी जो ए, सी और डी, ई ये हमारे आंसर के अंदर आएंगे। तो इसके अगेंस्ट हम इससे प्रीवियस टेबल में वैल्यूज देखेंगे कि ए, सी, डी, ई की क्या वैल्यूज हैं। तो अगर प्रीवियस टेबल पे हम मूव करें, अब यहाँ पे अगर मिन टर्म 3 की वैल्यूज हम देखें तो ए और सी की वैल्यू 0, 0 है, इसका मतलब है ए और सी के ऊपर बार आ जाएगा, और डी और ई की वैल्यू 1, 1 है, तो वो एज इट इज हम लिख देंगे। तो यही चीज लास्ट वाले टेबल में आप देख सकते हैं, ए बार, सी बार, डी, ई और इस तरीके से बाकी जितनी भी मिन टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद इस एक्सप्रेशन के अंदर जितनी मिन टर्म्स आ रही हैं लास्ट वाले टेबल से अगर हम देखें तो यहाँ पे दो मिन टर्म्स हैं 3 और 11। तो 3 और 11 वाले कॉलम में हम क्रॉस लगा देंगे, और बाकी जितनी मिन टर्म्स हैं उस पर भी सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। फिर लास्ट में ये होगा कि हमने ये चेक करना है कि कौन सा कॉलम ऐसा है जिसके अंदर सिंगल क्रॉस आ रहा है। तो कॉलम जिसके अंदर टर्म नंबर 11 लिखी हुई है वो, और वो वाला कॉलम जिसके अंदर टर्म नंबर 17 लिखी है, इनमें सिंगल क्रॉस आ रहा है। तो इन सिंगल क्रॉस को देख के अब हम अपना आंसर लिख लेंगे। हमारे आंसर में आ जाएगा ए बार, सी बार, डी, ई, तो उसके बाद प्लस का साइन होगा, और सेकंड जो टर्म हमारे आंसर में आएगी वो होगी बी बार, सी बार, ई। तो इस तरीके से कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर ये हमारे पास लास्ट पे बिल्कुल सिंप्लीफाइड सा एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर के अंदर अगर हम देखें तो दो एंड गेट यूज हो रहे हैं। फर्स्ट एंड गेट की 4 इनपुट्स होंगी, सेकंड एंड गेट की 3 इनपुट्स होंगी, और इसके बाद एक और गेट यूज होगा। तो इस तरीके से इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम एक सिंपल से सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वीन मैक्लस्की मेथड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशनल लॉजिक का। कॉम्बिनेशनल लॉजिक में यह बताया गया है कि नॉर्मली जो इंडिविजुअल गेट्स होते हैं लाइक एंड और नॉट गेट या फिर नैंड और नॉर गेट है, तो अगर इस सिंगल गेट को हम यूज करते हैं तो ये हमारे किसी खास फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो नॉर्मली यही होता है कि डिफरेंट गेट्स को हम कंबाइन करते हैं ताकि हम किसी सर्किट की आउटपुट हासिल कर सके। तो ये जो डिफरेंट गेट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं इस किस्म के सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, और इससे जो लॉजिक डेवलप होता है उसे हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं। एक एसओपी फॉर्म जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है। तो एसओपी फॉर्म में ये होता है कि हमारे पास पहले एंड गेट आते हैं और उसके बाद फिर और गेट आता है। तो नॉर्मली ये भी होता है कि जो एंड गेट आ रहे हैं उन्हें जो इनपुट आती है वो नॉट गेट के थ्रू आती है। तो सबसे पहले एक रे होती है नॉट गेट्स की, उसके बाद फिर एंड गेट होते हैं, और फिर लास्ट में एक और गेट होता है। तो यहाँ पे एक जर्नल डायग्राम शो की हुई है
कि एसओपी सर्किट को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है वो शो की हुई है कि कोई भी हमारे पास पीओएस सर्किट हो तो उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गेट्स के थ्रू। तो पीओएस सर्किट में पहले नॉट गेट की एक अरे आती है, फिर उसके बाद और गेट होते हैं और लास्ट पे एक एंड गेट होता है जिसके थ्रू हम अपनी आउटपुट हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कि कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हो तो उसको हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के बाद उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए एक एग्जांपल दी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडजस्टेंट वन डिटेक्टर सर्किट। ये इस किस्म का सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होंगी, तो उन इनपुट के अंदर अगर दो वन एक साथ आ जाएं तो इस सर्किट की आउटपुट वन हो जाएगी। जिस तरीके से इस फंक्शनल टेबल में आप देख सकते हैं, ये बिट सी और डी ये दोनों वन वन है तो हमारे पास आउटपुट वन आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे बी और सी वाली बिट्स वन वन है तो हमारे पास आउटपुट वन आ रही है। मतलब अगर दो वन इकट्ठे मौजूद होंगे तो हमारे पास आउटपुट वन आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 8 पोजीशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर आउटपुट वन आ रही है। तो इसके अगेंस्ट जो हम सर्किट क्रिएट करेंगे उसके अंदर 8 एंड गेट होंगे और उसके बाद लास्ट पे एक और गेट होगा और डिफरेंट जगह पे इसके इनपुट के अंदर नॉट गेट लगे होंगे पहले। तो ये उसी तरीके से है जिस तरीके से भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर पहले नॉट गेट की एक अरे होती है, उसके बाद एंड गेट की अरे होती है और उसके बाद फिर और गेट होता है। तो इस फंक्शनल टेबल को देख के ये आप देख सकते हैं, फंक्शनल टेबल है तो इसको देख के ये हमने सर्किट क्रिएट किया है जिसके अंदर अगर दो वन इकट्ठे आएंगे तो हमारे पास और गेट की आउटपुट वन आ जाएगी। लेकिन इस वक्त ये सर्किट बहुत बड़ा है तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग के मैप या फिर क्विन मैकलस्की मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ऊपर जो फंक्शनल टेबल देखा था उसको देख के मैप के अंदर वैल्यूज पुट की हुई हैं और यहाँ पे फिर वन की ग्रुपिंग करने के बाद हमने अपना आंसर क्रिएट किया है। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो ऊपर इतना बड़ा सर्किट है जिसके अंदर 8 एंड गेट यूज हो रहे हैं, डिफरेंट नॉट गेट यूज हो रहे हैं और लास्ट पे एक और गेट है। ये सर्किट बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया जिसके अंदर 3 एंड गेट है और लास्ट पे एक और गेट है। तो ऊपर जो हमने फंक्शनल टेबल देखा था ये उसकी एसओपी इम्प्लीमेंटेशन है। इसी इम्प्लीमेंटेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर। तो पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर जैसे ये होगा कि जो हमारे पास के मैप होगा वहां पे हमने जीरो की ग्रुपिंग करने के बाद उसका आंसर लिखना है। जब इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन का एक सिंप्लीफाइड सर्किट आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि और गेट पहले हैं और उसके बाद एंड गेट है। जितने भी सर्किट हमारे पास आते हैं तमाम सर्किट्स को हम नैंड गेट के थ्रू या फिर नॉर गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। अगर ये पहले वाला सर्किट हम देखें जो कि एसओपी एक्सप्रेशन का है, इस कंप्लीट सर्किट को हम नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से होगा कि पहले जो हमारे पास एंड गेट लगा हुआ था उसे हम कन्वर्ट करेंगे नैंड गेट के अंदर और फिर नैंड गेट में कन्वर्ट करने के बाद इसके आगे अगर मैं एक और सर्कल लगा दूं, मतलब एक और नॉट गेट लगा दूं, तो ये दोबारा से एंड गेट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस नॉट वाले सर्किट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मतलब एंड गेट के बाद दो नॉट गेट लगाए जाए तो वो दोबारा से एंड गेट का फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा होता है। और ये जो हमारे पास एक और गेट आया है जिसकी 3 इनपुट्स नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, ये इक्विवेलेंट होता है अगर इसे कन्वर्ट कर दिया जाए नैंड गेट के अंदर। तो ये जो न्यू सर्किट अब हमारे पास क्रिएट हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम नैंड गेट इस्तेमाल हुए हैं। और नैंड गेट की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कोई भी सर्किट हो तो वो नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट जो सर्किट हमारा है जिसके अंदर पीओएस एक्सप्रेशन मौजूद है उस सर्किट को हम कम्प्लीटली नॉट गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे शो की हुई है। जो हमारे पास और गेट थे इसके अंदर इन्हें कन्वर्ट किया है नॉर गेट के अंदर और उसके बाद आगे जो एक एंड गेट लगा हुआ है ये भी नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट सर्किट की जो फंक्शनैलिटी है वो नॉर गेट के थ्रू भी ले सकते हैं। आगे फिर इसी सर्किट की टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है। टाइमिंग डायग्राम में क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स हैं इनपुट पे तो ए बी सी डी 4 इनपुट शो की हुई हैं और उसके बाद 4 आउटपुट शो की हुई हैं। ये जो 4 आउटपुट हैं इसमें से जो फर्स्ट 3 आउटपुट हैं वो इन 3 गेट्स की हैं जो कि यहाँ पे नॉर गेट यूज हुए हैं और जो लास्ट वाली आउटपुट है वो इस वाले नॉर गेट की है जो कि हमने एंड पे यूज किया हुआ है। तो टाइमिंग डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि जो डिफरेंट इनपुट्स होंगे उस पर हमारे पास किस तरीके से आउटपुट जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस जगह पे दो वन इकट्ठे आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे सर्किट के आउटपुट वन है। इस तरीके से जो ये टाइमिंग डायग्राम के अंदर T6 टाइम इंटरवल है यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स वन है तो उसके अगेंस्ट हमारी आउटपुट वन है। सेम इस तरीके से टाइम इंटरवल T7 पे दो इनपुट्स वन है तो उसके अगेंस्ट भी हमारी आउटपुट
1 है। तो इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम के थ्रू भी हम अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं कि किस इंटरवल पे हमारे पास आउटपुट 0 है या किस इंटरवल पे आउटपुट 1 है। उसके बाद आगे बताया गया है एक्टिव लो, हाई इनपुट्स एंड आउटपुट। तो अभी तक जितने भी सर्किट्स हमने यूज किए हैं उनकी जो इनपुट और आउटपुट थी वो एक्टिव हाई इनपुट और आउटपुट थी। मतलब जब हमारे पास 1 का रिजल्ट आता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि सर्किट हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने 7 सेगमेंट का सर्किट डिस्कस किया है जिसके आउटपुट जब 1 थी तो हमारे पास स्पेसिफिक सेगमेंट ऑन हो जाता था। इसी तरीके से हमने कंपैरेटर का सर्किट डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल दो नंबर हमारे पास इक्वल थे तो ए इज इक्वल टू बी वाली जो आउटपुट थी वो हमारे पास 1 हो जाती थी। और उसके बाद ऑड प्राइम नंबर का हमने सर्किट डिस्कस किया तो इसमें भी हमारे पास आउटपुट तब आ रही थी जब आउटपुट वाले कॉलम में 1 आता था। तो ये सर्किट हमारे एक्टिव हाई आउटपुट सर्किट थे। इन्हीं सर्किट में अगर आउटपुट पे हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये फिर एक्टिव लो सर्किट हो जाएंगे। मतलब इनकी आउटपुट जो हमारे पास होगी वो 0 होगी और फिर 0 को एज हम आउटपुट कंसीडर करके हम आगे अपने सर्किट क्रिएट करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारी इनपुट्स हैं उसको भी हम एक्टिव लो बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्टिव लो सर्किट बनाया गया है जिसके इनपुट भी एक्टिव लो है। मतलब यहाँ पे नॉट गेट लगाए हुए हैं, ये जो बबल आपको शो हो रहे हैं ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी जितनी भी इनपुट्स हैं वो नॉट गेट के थ्रू आ रही हैं और जो इसकी आउटपुट है वहां पे भी एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये एक्टिव लो इनपुट और एक्टिव लो आउटपुट सर्किट है। इसी तरीके से अगर ये नॉट गेट्स हम रिमूव कर दें इनपुट पे और आउटपुट पे तो ये फिर एक्टिव हाई इनपुट और एक्टिव हाई आउटपुट सर्किट बन जाएगा। तो अक्सर ऐसे होता है कि जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं उन्हें हम एक्टिव लो सर्किट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट एक्टिव लो और हाई के अंदर ये है कि अगर नॉट गेट मौजूद होगा इनपुट पे तो वो एक्टिव लो इनपुट सर्किट होगा और अगर नॉट गेट मौजूद नहीं होगा तो वो सर्किट हमारा एक्टिव हाई इनपुट सर्किट होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो या किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।